केलेकर। तो नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है कि रविंद्र केलेकर के द्वारा लिखी गई जो रचना है वो है पतझड़ में टूटी पत्तियां। उसके दो हिस्से हैं। प्रथम है अंश, वो शीर्षक है गिन्नी का सोना, और दूसरा अंश है जिसका शीर्षक है झेन की देन। गिन्नी का सोना हमारे पाठ्यक्रम से विलग कर दिया गया है, लेकिन झेन की देन नामक शीर्षक को हमारे पाठ्यक्रम में अभी भी शामिल रखा गया है, जिसमें जापानी पद्धति के बारे में हमें परिचय दिलवाया है कि वहाँ के लोग अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में भी कुछ समय अपने मानसिक शांति के और सुख के ऐसे रखते हैं जिसके माध्यम से वो अपने पूरे तनाव से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और रविंद्र केलेकर जो, हाँ, जहाँ पर आपका आपने देखा है कि कई राइटर ऐसे होते हैं जो जिस क्षेत्र में जन्मे होते हैं उसी क्षेत्र की भाषा को प्राथमिकता देते हुए उसी के साहित्य को समृद्ध बनाने का कार्य करते हैं। तो कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर, और कब? 7 मार्च 1925 को। यानी कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर, जिनका जन्म 7 मार्च 1925 को हुआ था, और ये गोवा नामक जो राज्य है वहां उत्पन्न हुए थे, यानी गोवा के कोंकण क्षेत्र में जन्मे थे। और जैसे ही इन्होंने अपना ध्यान अपने देश के कार्य या साहित्य कार्य में लगाया, तभी से इन्होंने गोवा के मुक्ति आंदोलन में भी अपने आप को शामिल कर लिया। ये विशेष रूप से गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात होने के कारण इन्होंने अपने लेखन क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे पक्षों, ऐसी ऐसी मान्यताओं और ऐसे ऐसे व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के सापेक्ष में प्रस्तुत किया है, जो ये मानते हैं कि वास्तव में ये इन समस्त क्षेत्रों में संकीर्णताओं को हटा करके वहां पर व्यापक एक सोच को शामिल करना चाहते हैं। इनकी कुछ अनुभवजन्य टिप्पणियां, यानी जिस चीज को इन्होंने अनुभव किया था उसमें अपने चिंतन की मौलिकता को भी इन्होंने शामिल किया, और साथ में मानवीय सत्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। यानी जो जो एक्सपीरियंस इन्होंने प्राप्त किया उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने कुछ विचार शामिल किए, और उसको लेकर के उन्होंने एक आर्टिकल वगैरह, शॉर्ट नोट वगैरह जो है, संक्षिप्त लेखन वगैरह इस तरह से पत्रकारिता में प्रस्तुत किए, जिससे सारी जनता को उनके इन तथ्यों तक या इनकी इन जानकारियों तक जो है पहुंचने का अवसर मिल सके। इन्होंने मुख्य रूप से कोंकणी भाषा और मराठी भाषा में लेखन कार्य किया है, और ये न केवल एक लेखक थे बल्कि पत्रकार के रूप में भी इन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें नाम आता है कि कोंकणी भाषा में 25 और मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ एक पुस्तकें इन्होंने वहां पर प्रकाशित की। केलेकर ने काका कालेलकर की भी अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद किया। काका कालेलकर, जिनके बारे में आपने कीचड़ का काव्य कक्षा 9th में पढ़ा है, यानी उनकी कई पुस्तकों का भी इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है और उसका अनुवाद भी किया है। इन्हें जो है गोवा के मुक्ति आंदोलन में शामिल होने के कारण और वहां की स्थानीय भाषा को समृद्ध बनाने के कारण गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार तथा कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कोंकणी में उजावट हाटे, सूर, समाधि, समिधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण और जापान जैसा दिसला, और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। हिंदी की इसी रचना को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसके 2 अंश हैं। प्रथम अंश है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। तो झेन की देन के विषय में हमें जानकारी हासिल करनी है, और इनकी जो मृत्यु है इसी तरह से अपने स्थानीय भाषा के साहित्यिक क्षेत्र को समृद्ध बनाते हुए सन 2010, और तारीख थी 27 अगस्त, वहां के मडगांव में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 27 अगस्त 2010 को मडगांव में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार साहित्य सृजन करते हुए इन्होंने जो हिंदी में रचना लिखी वो रचना थी पतझड़ में टूटी पत्तियां। ध्यान दीजिएगा,
एक लोकोक्ति यहाँ कही जा रही है, वो लोकोक्ति वास्तव में हमारे लिए भी बहुत प्रेरणास्पद है। क्या कहते हैं देखो, हर किसी लेखक या कवि का ये गुण होता है कि वो कम शब्दों में बहुत कुछ दे देता है, बहुत कुछ कह देता है। जब कभी ये गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है तो पढ़ने वालों को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता। कौन सा मुहावरा? कि सार सार को गही रहे थोथा दिए उड़ाए। यानी जो ग्रहण करने योग्य जो चीज है उसको तो हमने ग्रहण कर लिया, और जो थोथा यानी जो कचरा था उसको उड़ा दिया। इसका ये वास्तव में एक दोहा है। कैसी है इसकी पंक्तियां? कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रही थोथा देई उड़ाई। सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसा कि आपको पता है अनाज साफ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी की सीकों से बना हुआ एक छाजला होता है, कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव जो है उस छाजले के समान होना चाहिए, जो सार सार को यानी अच्छे अनाज को तो ग्रहण कर लेता है, और जो थोथा यानी जो कचरा माना जाता है उसको उड़ा देता है, यानी उसको वहां से निकाल देता है। ऐसा ही सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। यानी गद्य लेखन में अगर किसी गद्यकार के अंदर या किसी लेखक के अंदर ये अगर गुण पाया जाता है तो ये गुण वास्तव में उसी के समान है कि सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। यानी सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना बहुत कठिन काम है, फिर भी ये काम होता रहा है। कई सुक्ति कथाएं लिखी गई, कई आगम कथाएं लिखी गई, कई जातक कथाएं लिखी गई, कई पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। ये वास्तव में इसी चीज के प्रमाण है कि इन्होंने कम से कम शब्दों में बहुत कुछ बातें बयान कर दी। और यही काम कोंकणी भाषा में रविंद्र केलिकर ने भी किया। अब बात आती है हमारे शीर्षक कौन सा है? जैन की देन। और ये जो जैन की देन है ये वास्तव में बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। आपको पता है जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, यानी बौद्ध भगवान महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाए गए जो बौद्ध धर्म था, उस बौद्ध धर्म की जो पद्धति थी वहां उस पद्धति को इस जैन की देन में शामिल किया गया और अपनाया किसने? जापान के लोगों ने। यानी जिस पद्धति के माध्यम से जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में कुछ जो समय है वो चैन भरे पल को प्राप्त कर लेते हैं, यानी ये पद्धति कौन सी है? ये पद्धति है ध्यान की पद्धति। और किस दर्शन से प्रभावित है? बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। किन लोगों ने अपनाई है? जापान के लोगों ने अपनाई है। किस कारण से अपनाई है? ताकि व्यस्ततम दिनचर्या में भी वो कुछ क्षण चैन के पा सके, यानी मानसिक तनाव से मुक्ति पाकर के मानसिक शांति प्राप्त कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इसी शीर्षक की ओर जिसका अभी हमने जिक्र किया, जैन की देन। ध्यान दीजिएगा बेटा कि आज का समय बहुत भागदौड़ भरा है और इसी भागदौड़ में व्यक्ति इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपने लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाता है। बेटा जब कभी हमारे बहुत ज्यादा कार्यभार की वजह से दिमाग की नसें फटने लगती है, सिर में दर्द रहता है, बिल्कुल झुंझलाहट आने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, तो डॉक्टर भी अपना डॉक्टरी परामर्श के तौर पे यही जवाब देते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल शांत वातावरण में रहें और आप अपने दिमाग को आराम देने के लिए कोई ध्यान या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण, इस तरह की प्रक्रिया को अपनाएं या फिर प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, जो भी वो अपना परामर्श देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जापान के लोगों ने भी बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर ध्यान करने की एक ऐसी पद्धति को अपनाया जिस पद्धति में वो अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में भी कुछ समय अपने लिए निकाल पाते हैं और मानसिक तनाव से मुक्ति पा लेते हैं। अब उनका क्या तरीका है? वो किस माहौल में जाते हैं? वहां का वातावरण कैसा होता है? किन लोगों के संपर्क में होते हैं जिससे उनको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है? पूरा वातावरण, पूरा आसपास का जो परिवेश है वो कैसा होता है, वो मन को किस तरह से आनंदित कर देता है। बस कुछ इसी बात का जिक्र जो है यहाँ इस शीर्षक में किया गया है और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य भी यही है ताकि हम लोग भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय जो है अपने मानसिक शांति के लिए निकाल सकें।
देखिए क्या कहते हैं, लेखक खुद मानता है कि जब वो जापान गया तो अपने किसी मित्र से पूछा। लेखक कौन? लेखक हैं यहाँ रविंद्र केलेकर। क्या कहते हैं देखिए, जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो मित्र ने जवाब दिया, मानसिक बीमारियां। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, यानी मानसिक रोगी हैं। अब वापस से लेखक ने प्रश्न किया, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। और ये इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बेटा कि आपके आगे प्रश्न में भी इन पंक्तियों को पूछ लिया गया है कि यहाँ कोई व्यक्ति चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। हम जब अकेले अकेले होते हैं तब भी अपने आप से ही बड़बड़ाते रहते हैं। हालांकि अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, 1 महीने का काम जो है वो 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, ऐसा लगता है मानो उसे स्पीड का इंजन लगा दिया, जिसकी वजह से वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। क्या? अपना दिमाग। और फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है, और यही कारण है जिससे व्यक्ति जो है मानसिक रोगी बन जाता है। ये कहाँ की परिस्थिति दी उन्होंने? जापान की। कि जापान में लगभग 80% जो लोग हैं वो मानसिक रोगी है। कारण क्या है कि वो जो लोग हैं ये इतने ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ, उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ भाग रहे हैं कि हर समय हर कोई बंदा जो है काम में लगा रहता है, और उसकी जीवन की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, और बोलता नहीं बल्कि बकता है। जब अकेला होता है तो वो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगता है। हालांकि उन्होंने अमेरिका से अपनी प्रतिस्पर्धा की है। जापान जैसा छोटा सा देश और पूरे विश्व की शक्ति माने जाने वाली अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना है, यानी कुछ ना कुछ तो कारण पीछे है। यानी वो इतना मेंटली प्रेशर लेते हैं कि 1 महीने का काम भी 1 दिन में पूरा करने का टारगेट लेके चलते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? उनको अपने दिमाग की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, यानी दिमाग में एक स्पीड का इंजन लगा दिया, जिसकी वजह से वो 1000 गुना ज्यादा रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर क्या होता है कि आप किसी मशीनरी से काम ही काम लेते जाओगे तो एक क्षण ऐसा भी आएगा कि उस मशीन के सारे पुर्जे क्या हो जाएंगे, एक बारी के लिए बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, है ना। और वहां दिमाग का भी क्या होता है, दिमाग का जैसे जैसे तनाव बढ़ता है पूरा इंजन टूट जाता है, यानी वहां मानसिक रोग उस व्यक्ति को लग जाता है। तो ये बात बताई किसने? ये बात बताई लेखक के मित्र ने। एक दिन क्या हुआ, ये लेखक और लेखक का मित्र दोनों ही कहाँ गए? शाम को वह मुझे टी सेरेमनी में ले गया। टी सेरेमनी यानी एक चाय पार्टी, ठीक है। चाय पीने की एक विधि है, इसे जापानी में चा नो यू कहा जाता है। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आपके प्रश्न में पूछा भी गया है, इसलिए इसको भी रेखांकित कीजिएगा कि टी सेरेमनी जापान में किस नाम से जानी जाती है। ये एक चाय पीने की विधि है जिसको जापानी भाषा में कहा जाता है चा नो यू, ठीक है, चा नो यू। अब ये चाय की जो पार्टी है, टी सेरेमनी है, यानी चा नो यू है, इसके लिए वातावरण कैसा होता है? देखो, एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली, दफ्ती यानी आपने देखी होगी, दफ्ती का क्या मतलब होता है? जैसे गत्ते, कागजी गत्ते या हल्की लकड़ी से बनी हुई एक दीवार, ठीक है, लकड़ी या गत्ते से बनी हुई कोई दीवार। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वहां का माहौल कैसा होता है? माहौल के बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जब वो चा नो यू यानी टी सेरेमनी में गए थे तो वहां क्या था,